हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। देखें, हिस्ट्री में जब भी हम लोग चर्चा शुरू करते हैं तो पूरे के पूरे विश्व में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया और वर्ल्ड में बैंक्स आकर के इकोनॉमी में क्या सुधार लाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और विश्व के बाद हम आ जाएंगे भारत के दृष्टिकोण पर, यानी कि इंडिया के बारे में बात करेंगे कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ, भारत में बैंकिंग प्रणाली किस तरह से बनी और कौन कौन से बैंक थे जिन बैंकों को भारत में स्थापित किया गया और उनके उद्देश्य क्या थे। तो विश्व में यदि हम चर्चा करें तो 1397 में 1397 में एक बैंक बना था जिसका नाम था मेडिसी बैंक, और यह मेडिसी बैंक हुआ करता था इटली में। इटली में इस बैंक की स्थापना की गई। यह विश्व का सबसे पुराना बैंक है, परंतु इसके बाद एक बैंक बनाया गया जिस बैंक का नाम है बैंका मोंटे डेई पास्ची डी सिएना। इसके नाम से ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह कितना बड़ा बैंक है। और इनफैक्ट सिएना नाम का एक शहर है इटली में, उसी सिएना शहर में इसे स्थापित किया गया था। और तब से लेकर के आज तक, यानी 1473 से लेकर के आज तक ये बैंक इटली में ऑपरेट कर रहा है। तो अगर विश्व बैंकिंग में देखें तो बैंक एक तरह से यूरोपियन कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि यूरोप में ही बैंक की उत्पत्ति हुई है। परंतु अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी बैंकिंग प्रणाली एक तरह से गैर वित्तीय संस्थान के रूप में प्रचलित थी, यानी नॉन बैंकिंग सिस्टम के रूप में भारत में यह प्रणाली विकसित थी। यहां पर साहूकार, जमींदार और ऐसे लोग होते थे जो ब्याज पर लोगों को उधार देते थे या उनसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते थे, और उस कोलैटरल के बदले या उस मॉर्टगेज के बदले ये उधार दिया करते थे। अब देखें, मॉर्टगेज के बदले में जमीन रख करके या किसी का सोना रख करके या गहनों को रख करके उधार देने में सिर्फ यही सिस्टम है कि बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप उधार भी ले सकते हो, साथ ही साथ डिपॉजिट भी कर सकते हो। परंतु अगर आप नॉन बैंकिंग सिस्टम को देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उधार लेने की सुविधा थी, जबकि जमा करने की सुविधा नहीं थी। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली कुछ नॉन बैंकिंग सिस्टम सी प्रचलित थी, और बाद में भारत की बैंकिंग प्रणाली को यूरोपियंस ने आकर के बहुत ज्यादा डेवलप किया। और यूरोपियंस में भी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उनके भारत की आजादी से पहले किस तरह के प्लान थे, भारत की आजादी के बाद किस तरह के प्लान थे, और फिर भारत ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा ला करके किस तरह से भारत की बैंकिंग प्रणाली में बदलाव किए, हम इसकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो भारत में बैंकिंग का पूर्ण रूप से इतिहास पढ़ेंगे और बैंकिंग के इतिहास में क्या चैलेंजेस आए, क्यों बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत की बैंकिंग को कितने हिस्सों में बांटा गया है या कितनी अवधियों में इसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आजादी के पहले का, स्वतंत्रता पूर्व अवधि जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में। दूसरा हमारा डिस्कशन होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, यानी स्वतंत्रता पश्चात जो अवधि है उसके। और लिबरलाइजेशन पीरियड यानी उदारीकरण की नीति जब 1991 में तब के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा लाई गई, तो उससे भारत की बैंकिंग प्रणाली में क्या क्या बदलाव हुए, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिलने वाली हैं आज आप लोगों को। जल्दी से हम लोग अब इसे सीखना शुरू करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर बात करें, यानी कि स्वतंत्रता की अवधि के पहले, तो सन 1770 में बैंक एक कॉन्सेप्ट लेकर के यूरोपियन लोग आए। और बैंक जब ये कॉन्सेप्ट भारत में आया था तो उस समय पर भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया था जिसे कहा जाता था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो भी 1770 में, यानी कि 1770 में। अब जब बैंक कॉन्सेप्ट भारत में आया और यूरोपियंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो बैंक का मतलब होता था कि ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा संस्थान जो किसी से डिपॉजिट ले, यानी कि जमा ले, और साथ ही साथ उसे उधार दे, यानी कि लोन उसे दे। तो बेसिक काम यह था कि जमा को जमा करना तथा उधार लेने के लिए बैंकों का उपयोग किया जाता था।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में ओपन किया गया। हालांकि 1780 के आसपास ये फेल हो गया था और ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1832 में इसके सारे के सारे ऑपरेशन धीरे धीरे करके खत्म कर दिए गए और इसके बाद बहुत सारे बैंक थे जो बैंकों को भारत में पूरी तरह से विकसित किया गया। अब अगर सिर्फ स्वतंत्रता की अवधि के पहले की बात करें तो लगभग 600 से ज्यादा बैंक थे जो भारत के अंदर प्रचलित थे, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो अब तक चल रहे हैं, वरना लगभग 600 बैंकों में से आप देखना शुरू करें तो ऑलमोस्ट सभी बैंक सिवाय 20-25 को छोड़ दें वो सारे के सारे बंद हो गए थे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से बैंक भारत में शुरू हुए और उन बैंकों के अंदर क्या क्या सर्विसेज भारत में दी जाती रहीं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के ओपन होने के बाद सन 1770 के बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1786 में। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जो कि 1791 तक ऑपरेटिव रहा, लेकिन उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी 1806 में। याद रखिए मैं कह रहा हूं बैंक ऑफ कलकत्ता, यह बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी 1806 में। अब यदि आप भारत को देखें तो भारत उस समय पर जिस तरह से था तो अंग्रेजों का बंगाल पर, अंग्रेजों का मद्रास पर और अंग्रेजों का बॉम्बे पर पूरी तरीके से अधिकार हो गया था। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में तीनों तरफ अंग्रेज फैले हुए थे और पूरे व्यापार पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, क्योंकि भारत का समुद्री तट लगभग गुजरात के आसपास से शुरू होकर के बंगाल के आसपास खत्म हो जाता है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, यहां पर ब्रिटिशर्स ने बैंकों को खोलना शुरू किया। अब ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता सन 1806 में ब्रिटिशर्स ने खोला था, इसी को बदल करके इसका रीनेमिंग की गई और इसका नाम बदल के कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल ओपन हुआ 1809 में और उसके बाद दूसरी प्रेसिडेंसी में इन्होंने बैंक ओपन किया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और तीसरी प्रेसिडेंसी में इन्होंने बैंक ओपन किया बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में ओपन किया। अब देखिए, चूंकि तीनों ही अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था या इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक का नाम दिया जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक्स लगातार 1921 तक चलते रहे और 1921 तक ये बॉम्बे, बंगाल और मद्रास इन तीनों जगह पर ऑपरेट होते रहे। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने 1921 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर के डिसाइड किया कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास इन तीनों बैंकों को हम एमलगमेट कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं। जब इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया तो 1921 में इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका लोगो भी आप यहां पर देख सकते हैं। 1921 में इनकॉर्पोरेट किया गया इस बैंक को जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, कानून भी बनाया गया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920, जो कि लंदन से बन करके ये कानून आया था और इस कानून के हिसाब से इन्हीं तीनों बैंकों को भारत में चलाया जाने लगा और इन तीनों बैंकों को कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। भारत में बैंकिंग प्रणाली धीरे धीरे विकसित हो रही थी और इसी विकास में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद सन 1955 में 1 जुलाई को इस बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी इसका पूरा अधिग्रहण भारत सरकार के अंतर्गत दे दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया, जो कि अब इस समय पर यदि हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम बैंक है या यूं कहें कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होता है। इसका अधिकार पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत जाता है और इसका नाम बदल करके रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए 1 जुलाई को एसबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे 1 जुलाई एसबीआई डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो उस इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले यानी स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान कौन कौन से ऐसे बैंक थे जो स्थापित किए गए थे। उनमें से जैसे आप देखिए इलाहाबाद बैंक स्थापित किया गया था
इलाहाबाद बैंक एक ऐसा बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा मैनेज किया जा रहा था। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि अभी भी ऑपरेट कर रहा है, परंतु इस समय पर अगर हम इलाहाबाद बैंक की बात करें तो ये पूरी तरह से भारतीयों द्वारा मैनेज तो किया गया, लेकिन अब इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है। आगे चल करके बताऊंगा कि किस बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसकी स्थापना की गई थी, और पंजाब नेशनल बैंक जब स्थापित किया गया था तो वो लाहौर में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1906 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1911। केनरा बैंक की स्थापना की गई थी सन 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी सन 1908 में। यानी इस तरह से ये बैंक जो कि स्वतंत्रता के पहले स्थापित किए गए थे आज भी भारत में चल रहे हैं। और अभी हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे कि किस तरह से इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा पहले निजीकृत थे, यानी कि इनका मालिक कोई भी एक भारतीय या कोई भी अंग्रेज या कोई भी एक ट्रस्ट होता था जो ट्रस्ट इनके लिए कानून बना करके और लागू करता था। यानी ये पूरी तरह से संगठित बैंक नहीं थे, इनको चलाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था जो संसद द्वारा पारित किया गया हो, जबकि ये निजी विचारों और निजी नीतियों के हिसाब से चलते थे। परंतु हम लोग अगर इन चीजों के बारे में बात करें कि ये बैंक फेल क्यों हुए, यानी जैसे अभी मैंने चर्चा की कि 600 से ज्यादा बैंक हुआ करते थे लेकिन उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाए, आखिर उसका कारण क्या था? तो प्रमुख बैंकों के विफल होने का या मेजर बैंक्स के फेल होने का, उनके सरवाइव ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडियन अकाउंट होल्डर्स जो थे वो थोड़े से फ्रॉड हो गए थे। यानी भारतीय खाताधारक थोड़े धोखेबाज हो गए। वो लोग उन नीतियों का इस्तेमाल करते थे जो नीतियां थोड़े से लूप होल वाली होती थी। यानी कि भारत में आप तो जानते हो जुगाड़ हर चीज का निकाल लिया जाता है, तो उनके हिसाब से भारत में कार्य किया जाने लगा। फिर दूसरी चीज यह है कि मशीनरी, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स का अभाव था। क्योंकि देखिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इलाहाबाद बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो बैंक थे जिन बैंकों को भारत में भारतीय लोग ऑपरेट कर रहे थे। अब इन बैंकों में मशीन्स और टेक्नोलॉजी कम थे, लिखा पढ़ी सारी की सारी कागजों में की जाती थी, पूरी तरह से उचित प्रबंधन कौशल नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी होनी शुरू हुई। और बाद में जो भी मानवीय त्रुटियां थीं कि किसी ने अकाउंट में 5,000 जमा किए और उसके 5,000 को अगर एक जीरो भी कम हो गया तो वो 500 रुपए हो गया, इन मानवीय त्रुटियों की वजह से, बहुत ज्यादा समय लेने वाली प्रोसेस की वजह से और बहुत ही कम सुविधाओं की वजह से धीरे धीरे ये बैंक्स फेल होने लगे। और इन 600 बैंकों में से मैंने कहा कि जैसे सिर्फ 20 से 25 ही हैं जो सरवाइव कर पाए, अदरवाइज बाकी सारे के सारे बैंक धीरे धीरे फेल होते गए। तो बैंक का जो कॉन्सेप्ट था, उस बैंक के कॉन्सेप्ट में डिपॉजिट लेना और देन उसके बाद लोन देना, इस कॉन्सेप्ट में 600 में से 20-25 ही सरवाइव कर पाए। तो समझ सकते हैं आप कि उस समय पर भी प्रतिस्पर्धा का लेवल यानी कंपटीशन का लेवल काफी अच्छा था। पर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, यानी कि भारत देश की आजादी भारत को मिली, तो भारत के आजाद होने के बाद पूरे के पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इस बैंकिंग उद्योग के परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। और आज तक यदि हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम काफी चेंज हो चुका है। कहां रजिस्टर में पेन से कोई भी एंट्री नोट की जाती थी और कहां आज भारत में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से आपके मोबाइल में पहुंच चुका है। तो इसके बारे में भी चर्चा करें अगर, तो भारत को आजादी मिलने के बाद जो भारत के देश के बहुत बड़े बड़े बैंक थे वो पहले प्राइवेट यानी निजीकृत थे। अब निजीकृत होने की वजह से जो लोग भी गांव में रहते थे वो सभी के सभी लोग उन्हीं लोगों पर निर्भर करते थे जो उनसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उधार देते थे। यानी जो मनी लेंडर लोग होते थे, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात भी की, नॉन बैंकिंग सिस्टम के लोग, जमादार लोग, जो साहूकार लोग होते थे या सूदखोर लोग होते थे, वो सब फिनेंशियल असिस्टेंस तो देते थे लोगों को, यानी कि वित्तीय सहायता तो देते थे, परंतु उनसे मोटी रकम भी वसूलते थे जो कि किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो भारत में यदि लोगों का विश्वास जीतना था तो बैंकिंग सिस्टम को भारतीय सरकार के अंतर्गत लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, क्योंकि
तभी जीता जा सकता है विश्वास जब लोगों को सरकार के ऊपर विश्वास हो कि हाँ ये सरकारी बैंक है। तो यही किया गया। इस समस्या को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय पर नेशनलाइज करने का सोचा, और गवर्नमेंट में उस टाइम इंदिरा गांधी हुआ करती थी। मिस इंदिरा गांधी ने इसे नेशनलाइज करने के लिए नेशनलाइजेशन का फेज लाया, और नेशनलाइजेशन के 2 फेजेस में पहले एक बार 14 बैंक और उसके बाद 6 बैंक नेशनलाइज किए गए। तो ये सारे के सारे बैंक नेशनलाइज किए गए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत में 1935 में स्थापित हुआ था, उसे 1949 में भारतीय सरकार के अंतर्गत कर दिया गया, या भारत सरकार ने उसके ऊपर अधिग्रहण कर लिया। देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो 1955 में पूरी तरह से नेशनलाइज किया जा चुका था, लेकिन 14 और बैंकों को 1969 में नेशनलाइज किया गया और 6 और बैंकों को 1980 में नेशनलाइज किया गया। तो जब ये बैंक नेशनलाइज किए गए थे तो इनके टोटल डिपॉजिट लगभग 50 करोड़ से ऊपर थे। तो भारत की सरकार ने उस समय सोचा कि यदि 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट हैं तो डेफिनेटली ये हमें आगे चल करके फायदा देने वाला है। राष्ट्रीय जमा राशि 50 करोड़ से ज्यादा, और अगर भारत सरकार के अंतर्गत हो तो भारत सरकार उस मुद्रा का उपयोग या उस जमा राशि का उपयोग कहीं पर भी डेवलपमेंट के लिए, विकास के कार्यों के लिए कर सकती है। तो देखिए 1969 में नेशनलाइजेशन का पहला फेज आया, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, और पहले फेज में अगर आप देखें तो डेट थी 19 जुलाई 1969, और इस दिन 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिनमें से पहला है इलाहाबाद बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पांचवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठा केनरा बैंक, सातवां देना बैंक, आठवां इंडियन ओवरसीज, नवां इंडियन बैंक, 10वां पंजाब नेशनल बैंक, 11वां सिंडिकेट बैंक, 12वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 13वां यूनियन यूनाइटेड बैंक और 14वां यूको बैंक। तो इस तरह से ये जो बैंक्स थे, इन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 को, यानी इन पर भारत सरकार ने अपनी 51% से ज्यादा हिस्सेदारी कर ली, राष्ट्रीयकृत कर दिया। इसके बाद 1980 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइजेशन का दूसरा फेज आया, यानी तब भी मिस इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और उन्होंने 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, और टोटल नंबर ऑफ बैंक्स हो गए 20, जिनमें से पहला था आंध्रा बैंक, दूसरा कॉरपोरेशन बैंक, तीसरा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पांचवा पंजाब एंड सिंध बैंक और छठा विजया बैंक। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग 1991 तक की बात करें तो टोटल जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उनकी संख्या हुआ करती थी 20। याद रखिए 1991 तक टोटल नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या 20 हुआ करती थी, लेकिन 1993 की यदि हम बात करें 1993 की, तो ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था ये जाकर के मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में मर्ज हो गया ये, और पीएनबी में मर्ज होने के बाद सिर्फ 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स बचे, मतलब 19 ही राष्ट्रीयकृत बैंक बचे। अब याद रखिए राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हीं बैंकों को कहा जाता है जिनका 1969, 1969 और 1980, 1980 के फेजेस में नेशनलाइजेशन हुआ है, यानी इन्हीं 2 सालों के चरण में जिनका नेशनलाइजेशन हुआ है उन्हीं को नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है। टोटल 20 थे, परंतु 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया, जिसकी वजह से 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स ही बचे 1993 के बाद। लेकिन यदि अब की बात करें तो अब भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं एज ऑफ 2020 की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए उनकी भी चर्चा करेंगे। पर अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 20 इन बैंकों के अलावा 8 और भी सब्सिडरीज थी एसबीआई की, यानी 8 सहायक कंपनियां थी जिनका 1959 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये राष्ट्रीयकृत हुए 1959 में, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शामिल थे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एक हो गए, और धीरे धीरे यदि हम कहें सीधे तो 1 अप्रैल 2017 को
ये जितने भी एसोसिएट बैंक्स थे इन सभी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। यानी कि अब इस तरह से कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं करते जिनका नाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या मैसूर या त्रावणकोर या सौराष्ट्र या इंदौर हो। 1 अप्रैल 2017 तक सारे के सारे एसोसिएट बैंक्स को या सब्सिडरीज को एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया है, उसमें विलय कर दिया गया इसका। पर एक चीज और याद रखनी है आपको, 2013 में एक और बैंक ओपन हुआ था जो कि महिलाओं को सर्विस देने पर केंद्रित था पूरी तरह से, जिसका नाम था बीएमबी, भारतीय महिला बैंक। और यह भारतीय महिला बैंक भी 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय हो गया। भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई का भाग हो गया। तो होप आपको यह पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी भारतीय बैंकिंग इतिहास में क्या क्या बदलाव हो रहे थे। अब ये सारे के सारे बैंक 2017 में या 2017 तक पूरी तरह से एसबीआई में मर्ज हो चुके थे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की बात करें तो 2008 में ही एसबीआई में मर्ज हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बात करें तो 2010 में ही एसबीआई में मर्ज हो गया था। यानी कि धीरे धीरे करके ये एसबीआई का भाग बनते गए। अब अगर नेशनलाइजेशन की हम लोग चर्चा करें कि आखिर भारत में जब भी भारत के बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया तो उससे क्या क्या परिवर्तन आए, तो उसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो ये कि बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया, और नेशनलाइजेशन के जो इम्पैक्ट यानी जो उसका प्रभाव था वो ये था कि सबसे पहले भारतीय सरकार के पास धन में वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने कहा कि जब बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे उस समय पर लगभग 50 करोड़ से ज्यादा कैपिटल बैंकों के पास मौजूद था जो कि भारत सरकार के सीधे सीधे अंडर में आ गया। तो देखिए, धन में वृद्धि हुई, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी और जो सरकार है उसके पास पैसे इकट्ठे हुए ताकि वो किसी और क्षेत्र में उन्हें लगा सके। भारत सरकार की क्षमता में वृद्धि हुई क्योंकि पैसे आए, और इन्हीं पैसों के आने से, इसी संपत्ति के आने से भारत सरकार ने उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। साथ ही साथ रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करने में मदद मिली क्योंकि बैंकों के माध्यम से सीधे सीधे पैसा लोगों के पास, यानी कि जो लोग फार्मर्स हैं उन फार्मर्स के पास, किसानों के पास पहुंचाया गया, तो उन्हें भी फायदा मिला। और चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़े रोजगार अवसर लेकर के आया, क्योंकि सरकार ने जब बैंकों को अधिग्रहित किया और राष्ट्रीयकृत करके अपने अंडर रखा तो रोजगार के बड़े नए अवसर खुले, लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया और बैंकों में कर्मचारियों की जरूरत को पूरा किया। तो नेशनलाइजेशन से ये बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव जो थे वो भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़े। सरकार ने इस प्रॉफिट को लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तो बैंकों का प्रॉफिट लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता रहा। बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम यानी कि सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं वो शुरू की गई और इन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला गया। कंपटीशन कम हो गया और वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई। मैंने कहा था ना कि प्रतिस्पर्धा कम हुई, बैंकों में जो होड़ लगती थी वो होड़ कम हुई, कार्य क्षमता बढ़ी, लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर या यूं कहें कि जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब इस पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मेजर डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में हुआ था और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से इवोल्यूट करके सामने आया, मतलब इस पे इवोल्यूशन हुआ। ये वो समय था जब बैंकिंग सिस्टम अपने चरम पर था और विकास के मामले में ये किसी भी क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा था। और जब भी हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र का मतलब होता है सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में बैंकिंग एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर बनके या महत्वपूर्ण क्षेत्र बनके उभरा। तो बैंकिंग नेशनलाइजेशन की वजह से बहुत आगे बढ़ी, इसमें कंपटीशन कम हुआ और इसमें वर्क एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों को सीधे सीधे फायदे पहुंचने लगे। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करें यदि कि लिबरलाइजेशन पीरियड क्या है। 1991 में ऐसा क्या हुआ कि भारत की आर्थिक स्थिति में लिबरलाइजेशन करना पड़ा, और इसके थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड को हम समझें। देखिए, यदि भारत में देखा जाए तो 1991 के पहले
तक भारत के सरकार के कंट्रोल में बहुत ज्यादा चीजें थीं बैंकों से रिलेटेड, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग के मामले में थोड़ा थोड़ा ही ग्रो कर पा रहा था। उसको पूरी तरह से स्पेस नहीं मिल रही थी कि वो ग्रो कर सके, और धीरे धीरे कंपटीशन कम होने से लोग भी लेथार्जिक होने लगे। लेथार्जिक कहने का मतलब लोग थोड़े से लेजी होने लगे। उसके पीछे भी कारण बताता हूं। देखिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों के बीच का एक शीत युद्ध विख्यात है बहुत ज्यादा। 1947 से लेकर के लगभग 1989 तक यह शीत युद्ध चला, और इसी शीत युद्ध में बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार खोए, और इस शीत युद्ध में बहुत सारे देशों को नुकसान भी उठाना पड़ा। अब उसकी डिटेल में नहीं जाते, परंतु हम इकोनॉमिक्स की जरूर बात करेंगे यहां पे। यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए हमेशा से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहा है। कैपिटलिस्ट कहने का मतलब कि यहां पे पूंजीवादी लोगों का राज रहता है। वही पूंजीवादी लोग लोगों के लिए कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, और उन्हीं पूंजीवादी लोगों के माध्यम से सरकारें भी चलती हैं। यदि आप अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट को उठा करके देख लें, अगर रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी उठा करके देखें, तो वो कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ $1 पर ईयर सैलरी लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यूएसए पहले से ही प्राइवेटाइजेशन पे काफी ज्यादा फोकस करता आया था, जबकि यूएसएसआर पूरी तरह से कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट का मतलब कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ लोग, यानी कुछ लोगों का एक समूह सरकार को चलाएगा, और उसका कार्य होगा लोगों के अंदर सेवाओं को और धन को पूरी तरह से बराबर बांटना। तो कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, या कम्युनिस्ट लोग ऐसे लोग होते हैं जो समाजवाद पे भी फोकस करते हैं, जबकि कैपिटलिस्ट लोग समाजवाद पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते। ठीक है, तो अगर बेसिक एक डिफरेंस देखें हम लोग कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट में, तो आपको यह समझ में आएगा कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो रोटी कपड़ा और मकान पर फोकस करते हैं, जबकि ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं होती। कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं वो ग्रोथ की गारंटी रखते हैं, परंतु उनके यहां रोटी कपड़ा और मकान की कोई गारंटी नहीं होती। और यदि आप भारत को देखें तो भारत कैपिटलिस्ट प्लस कम्युनिस्ट, इन दोनों का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है, जिसे हम लोग सोशलिस्ट नाम से जानते हैं। तो होप आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा सोशलिस्ट का मतलब क्या। यूएसएसआर का विघटन हुआ 1989 में, और इस विघटन के कारण रशिया अलग, उज्बेकिस्तान अलग, कजाकिस्तान अलग, यूक्रेन अलग, क्रीमिया अलग, छोटे छोटे देश जो कि कभी रशिया और यूएसएसआर का बहुत बड़ा पार्ट हुआ करते थे, ये सब अलग हो गए। तो आखिर इस चीजों को भारत ने समझा कि यहां पर सरकारी तंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव था। सरकारी तंत्र के अंदर लोग जो थे वो उतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं थे, और प्राइवेट सेक्टर से लोगों की क्रिएटिविटी को हम लोगों ने इनपुट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, जो कि एक समय पर सबसे मजबूत स्टेट्स में गिना जाता था। तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में देखें अगर, तो यूएसए को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने काफी स्ट्रांग बनाया। उन्होंने स्टार वॉर्स जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज दिए कि हम सैटेलाइट से भी बॉम्ब बरसा सकते हैं यूएसएसआर के ऊपर। और जबकि यूएसएसआर की जो स्थिति थी वो स्थिति धीरे 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 करके बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो अगर सरकार पूरी तरह से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेगी तो वो कंप्लीटली टूट जाएगा। ऐसा कम्युनिस्ट सिस्टम यूएसएसआर का हुआ, और यूएसए ने जबकि यहां पर ग्रोथ की, बहुत अच्छी ग्रोथ की। और देखिए, इस बाइलैटरल वर्ल्ड में अगर 1989 के बाद का समय देखें तो यह वर्ल्ड पूरी तरह से यूनिलैटरल हो गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बची, जिसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है। 1991 में भारत का बैंकिंग तंत्र जिन समस्याओं से जूझ रहा था और उस समय के रिसेशन से जूझ रहा था, उसी से निपटने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी, इन दोनों ने मिलकर के डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से जितना हमें मुनाफा हो रहा है उसके लिए हमको रेगुलर सुपरविजन करना पड़ेगा, और जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर नियमित निगरानी और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं किया तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र के विकास का अंतिम चरण या चल रहा चरण भारत की इकोनॉमी को शेप आउट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो यही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई और उदारीकरण की नीति के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर्स को भी भारत में बढ़ावा दिया गया। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जो प्राइवेट सेक्टर में तब पूरी तरह से विकसित नहीं थे और लिबरलाइजेशन पीरियड यानी 1991 के बाद वो पूरी तरह से विकसित होना शुरू हुए और नए बैंक्स भी ओपन हुए। तो स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक को एक तरह से स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनी मिस्टर एम नरसिम्हन के अंतर्गत। यहां पे आप फोटो देख सकते हैं मिस्टर एम नरसिम्हन की। और एम नरसिम्हन साहब ने इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में यानी भारतीय बैंकिंग उद्योग में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। और ये जो विभिन्न सुधार हुए, इन विभिन्न सुधारों का क्या भारत की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कि डेवलपमेंट, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यदि कहा जाता है तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई ने 10 प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लाइसेंस दिया और साथ ही साथ उन्हें भारत में एस्टैब्लिश करने के लिए जगह दी। और ये बैंक कौन कौन से थे? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसके पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। इन 10 बैंकों को निजी क्षेत्र के पूरी तरह से लाइसेंस दे दिया गया और इनको देश में खुद को स्थापित करने के लिए मौके भी बहुत ज्यादा दिए गए। याद रखिए, बैंक ऑफ पंजाब है ना, तो ये पंजाब नेशनल बैंक है और ना ये पंजाब और सिंध बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो कि सरकार के अधीन है और बैंक ऑफ पंजाब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं, जबकि ये किसी निजी व्यक्ति के अधीन था। तो बैंकिंग सिस्टम में देखिए 1991 में कितना बड़ा बदलाव आया और इस बदलाव के कारण भारत का बैंकिंग सिस्टम आगे ग्रो करना शुरू हुआ। और उसके बाद से जो परिवर्तन बैंकिंग सिस्टम में आए वो टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, डेवलपमेंट के मामले में देखें, अगर एफिशिएंसी के मामले में देखें, वो सब कुछ एक अलग ही लेवल पर चला गया। साथ ही साथ और भी मेजर्स लिए गए थे और भी उपाय किए गए। देखिए, जो फॉरेन बैंक होते हैं यानी जिनका हेडक्वार्टर्स भारत से बाहर हो और वो भारत में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हो, उनकी ब्रांच के सेटअप के लिए भी बहुत ज्यादा सहायता की गई। कोई भी बैंक को नेशनलाइज ना करने की बात कही गई कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए। साथ ही साथ कमेटी ने यह भी अनाउंस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को बराबर ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि व्यवहार अलग अलग हो जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के लिए थोड़ा सा अच्छा व्यवहार हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए थोड़ा बेकार व्यवहार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दोनों के साथ व्यवहार बढ़िया रहा तो आने वाले समय में ये दोनों ही समृद्ध होंगे, दोनों ही प्रॉस्पर करेंगे इंडिया के अंदर। कोई भी फॉरेन बैंक किसी भी हमारे इंडियन बैंक के साथ आकर के एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकता था, संयुक्त रूप से वो अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकता था। पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी कॉन्सेप्ट आया ताकि बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के बीच विकास किया जा सके। स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक को भी अलाउ किया गया कि वो भी अपनी ब्रांचेस पूरे भारत के अंदर स्थापित कर सकें। तो अगर आज के परिवेश में आप देखें तो इक्विटास है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब छोटे छोटे बैंक्स भी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करते आ रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन पीरियड बैंकों के लिए तो एक वरदान साबित हुआ और इसके साथ साथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा पार्ट ऑनलाइन हो गया और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशंस ये सब फंड ट्रांसफर के लिए अवेलेबल हो गए। तो लोगों के लिए ना इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई कि आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही हिसाब से अपने ही मोबाइल फ़ोन से किसी को भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एप्लीकेशन से ऑनलाइन आप कोई भी बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के बैंकिंग की हिस्ट्री है जहां पे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से विकास के आधार पर बहुत सारे चेंजेस लाए गए और इन चेंजेस के हिसाब से भारत के बैंकिंग सिस्टम ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया, प्रॉस्पर किया, अपने आप को समृद्ध बनाया और बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से लोगों के अंदर एक चेंज आया और लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन महसूस हुआ, सरकार को भी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है लिबरलाइजेशन पीरियड की। लेकिन अगर अब हम बात करें कि पीएसयू बैंक किस तरह से मर्ज हुए, तो पीएसयू बैंकों के मर्ज होने में एक तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था
कि 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। और उसके बाद फिर जब हम लोग चर्चा करते हैं 1993 के बाद, तो 2017 1 अप्रैल को आप देख रहे हैं भारतीय महिला बैंक और जितने भी एसोसिएट बैंक थे वो सभी जाकर के कहां मर्ज हो गए, वो सभी मर्ज हो गए एसबीआई में। ठीक है, इसके अलावा सन 2018 में भी एक परिवर्तन हुआ। अब 2017 की पहले हम बात कर लें और उसके बाद 2018 की बात करते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पहले ही इकट्ठे हो चुके थे, मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला, हैदराबाद, ये सब तो मिला करके सीधे सीधे एसबीआई में शामिल कर दिए गए। दूसरा, 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, तो इसमें ऑलरेडी मर्ज हो ही चुका था। तो 5 एसोसिएट बैंक्स को एसबीआई ने अपने साथ ही मर्ज कर लिया सन 2017 में 1 अप्रैल को। लेकिन इसके अलावा देखिए एक बदलाव और आया, जो बदलाव देखने को मिला आपको सन 2019 में, 2019 में एक मेजर चेंज, और वो मेजर चेंज ये था कि 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब आप देखें कि इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होने के बाद कितने पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक बैंक बचे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी पूरी तरीके से है। लेकिन 2019 की बात ये सिर्फ नहीं है अकेले। अब यदि हम बात करें 2020 की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर में देखिए पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये तीनों मर्ज होकर के अब पीएनबी के नाम से जाने जाएंगे। सिंडिकेट बैंक मर्ज कर दिया गया केनरा बैंक में, जो कि चौथा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यानी दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक होने वाला है पीएनबी। इन सभी के मर्जर के बाद तीसरा सबसे बड़ा होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुए। तो नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये, नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो केनरा बैंक होने वाला है, क्योंकि केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक भी मर्ज कर दिया गया। पांचवा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक होने वाला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होने के बाद आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूबीआई में मर्ज हुए, तो यानी कि यूबीआई का नाम लिया जाएगा। और फिर उसके बाद नंबर 7 पर लाया जा रहा है इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज करके। तो इंडियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया इलाहाबाद बैंक, यानी इलाहाबाद बैंक का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो समझिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अस्तित्व खत्म हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व खत्म हो गया, सिंडिकेट बैंक का अस्तित्व खत्म, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व खत्म। और ये सब बैंक इन सभी बैंकों में मर्ज हो गए। पीएनबी में मर्ज हो गया ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, केनरा में मर्ज हो गया सिंडिकेट बैंक, यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, और इंडियन बैंक में मर्ज हो गया इलाहाबाद बैंक। तो होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अब सिर्फ और सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं भारत में जो ऑपरेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये पॉइंट याद रखेंगे, ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए, ये रही भारत के बैंकिंग की हिस्ट्री। अगला लेक्चर जब हमारा होगा तो उसमें हम लोग जानेंगे कि भारत की बैंकिंग प्रणाली किस तरह से कार्य करती है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से बैंकों को कंट्रोल करता है, आरबीआई और भारत की बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्या काम होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों का क्या काम होता है, रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम लोग बेसिक चीजों से लेकर के एडवांस चीजों तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप इसके नीचे लिख करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।